बच्चों, मैं मनोज कुमार, फिजिक्स लेक्चरर, सरस्वती शिशु मंदिर केशवपुरी, इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। आज हम आपको पढ़ाएंगे विद्युत आवेश। कक्षा 12 का पहला ही टॉपिक है, पहले पार्ट का विद्युत आवेश। देखो, विद्युत आवेश पढ़ने से पहले आप थोड़ी सी जनरल बातों के बारे में समझ लें। कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो प्रकृति में जो घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में अध्ययन ही क्या है, हमारा भौतिक विज्ञान है। तो बात करते हैं विद्युत आवेश की। विद्युत आवेश क्या होता है? कुछ घटनाओं पे बात करूंगा। जैसे जब कभी आप सिंथेटिक जो कपड़े होते हैं, जो संश्लेषित रेशों से बने होते हैं, संश्लेषित रेशे या सिंथेटिक अंग्रेजी में कहते हैं, इनसे बने हुए कपड़े जो हैं, अगर आप इनके स्वेटर या जर्सी इस तरह के कपड़े हैं और आप उन्हें सर्दियों में जब निकालते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें चट चट की आवाज़ आती है। और अगर अंधेरे कमरे में आप उन कपड़ों को निकालें, स्वेटर को निकालें, जर्सी को निकालें, तो आपको चिंगारी भी महसूस देती है। चिंगारी भी, चट चट की आवाज़ भी आती है। ये आपने ध्यान नहीं किया होगा, पर अब करना। तो वो चट चट की आवाज़, वो चिंगारी क्या है? कुछ आपने प्रकृति में और घटनाएं देखी होंगी, जैसे जब बारिश का मौसम होता है तो उससे पहले बादल आपस में टकराते हैं और उनके टकराने से एक आपको चमक दिखाई देती है, बिजली भी कहते हैं जिसे। ये भी आपने देखा होगा। और घटनाएं आपने देखी होंगी, जैसे आपका अचानक कहीं दरवाजे पे हाथ लग जाए तो करंट का अनुभव होता है, जैसे झटका लग गया हो बिजली का, ऐसा अनुभव होता है। तो ये सारी घटनाएं आपने देखी होंगी। तो ये सब हैं क्या? ऐसा क्यों होता है? तो इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी इस टॉपिक में, विद्युत आवेश। इसके इतिहास में मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन एक दो बातें आपको बेसिक बता दूंगा। ईसा का जो समय था, ईसा के समय से लगभग 600 वर्ष पहले, ईसा के समय से लगभग 600 वर्ष पहले एक दार्शनिक थे, थेल्स। कौन थे? थेल्स। इन्होंने क्या काम करा? एक अंबर नामक पदार्थ लिया और अंबर नामक पदार्थ को फलालेन भी एक पदार्थ होता है, फलालेन, इससे रगड़ा। थेल्स ने अंबर नामक पदार्थ को फलालेन से रगड़ा तो उन्होंने क्या पाया कि अंबर क्या करता था? अंबर छोटे छोटे कणों को, वो मिट्टी के कण हों, कागज के टुकड़े हों, धूल के कण हों, वो सब अंबर पे चिपकने आरंभ हो गए। मान लीजिए अंबर है और आपने इसे किससे रगड़ा? फलालेन से रगड़ा। फलालेन एक पदार्थ होता है। और क्या देखा कि अंबर पे कुछ छोटे छोटे कण, धूल मिट्टी के कण, कागज के छोटे छोटे टुकड़े आदि इस पर चिपकने शुरू हो गए। इस खोज को, थेल्स की इस खोज को कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया और लगभग 2000 वर्षों बाद, सन 1600 ईस्वी में, थेल्स के लगभग 2000 वर्षों बाद, सन 1600 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए, डॉक्टर गिलबर्ट ने क्या देखा? गिलबर्ट ने देखा कि अंबर से भी अलग ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं, अंबर से भी अलग ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो रगड़ने पर छोटे छोटे कणों को अपनी ओर खींचते हैं। फिर इस खोज पे ध्यान दिया गया कि भाई ये तो कुछ स्पेशल है। ये तो इसका इतिहास था। अब थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से। तो
मेरे पास ये कोई पदार्थ है, मेरे पास ये कोई पदार्थ है और मैं इस पदार्थ को, मान लो मेरे पास ये कांच की छड़ है या ये रबड़ की छड़ है या ये आबनूस की छड़ है, ये मेरे पास कोई भी अचालक पदार्थ है। मैंने इस अचालक पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ दिया, जैसे मैंने कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ दिया। ध्यान से सुनिएगा, जब मैंने इस छड़ को रेशमी कपड़े से नहीं रगड़ा था, मैंने उस समय इस छड़ को छोटे छोटे टुकड़ों के पास किया, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास मैंने इस छड़ को कर दिया। ठीक है, फिर से सुनिएगा, जब मैंने इस अचालक छड़ को, ये छड़ कांच की हो सकती है, आबनूस की हो सकती है, रबड़ की हो सकती है, जब मैंने इस छड़ को नहीं रगड़ा था रेशमी कपड़े से या किसी और पदार्थ से नहीं रगड़ा था, किसी अचालक पदार्थ से नहीं रगड़ा था, तो मैंने क्या किया, मैंने इस छड़ को छोटे छोटे कागज़ों के टुकड़े के पास किया या धूल के कणों के पास किया या मिट्टी के कणों के पास किया, तो ये छड़ बिल्कुल भी छोटे छोटे कणों को नहीं खींचती। ये छड़ बिल्कुल भी छोटे छोटे कणों को नहीं खींचती। परंतु जब मैंने इसे रेशमी कपड़े से रगड़ दिया और रगड़ने के बाद मैं इसे छोटे छोटे कणों के पास लेके गया, सुनिएगा, जब मैंने इसे रेशमी कपड़े से रगड़ दिया या अन्य किसी अचालक पदार्थ से रगड़ दिया, जैसे बिल्ली की खाल से रगड़ दिया, तो जब रगड़ दिया और रगड़ने के बाद मैं इसे कहाँ लेके गया, छोटे छोटे कणों के पास लेकर गया, तो छोटे छोटे कण इस पर चिपक गए। तो आपको यहाँ ज्ञात हो जाना चाहिए, जब मैंने इसे नहीं रगड़ा था किसी भी पदार्थ से, तो ये छोटे छोटे कणों को नहीं खींच रही थी। परंतु जैसे ही मैंने इसे छोटे छोटे कणों से, जैसे ही मैंने इसे किसी अचालक पदार्थ से रगड़ दिया, तो ये छड़ उन कणों को अपनी ओर खींचने लगी। तो रगड़ने के बाद कुछ तो छड़ में नया गुण आ गया। भाई रगड़ने से पहले तो छड़ छोटे छोटे कणों को नहीं खींच रही थी, रगड़ने के बाद छड़ क्या कर रही है, छोटे छोटे कणों को अपनी ओर खींच रही है। तो रगड़ने के बाद छड़ में कोई विशेष गुण आया कि नहीं आया? आप कहोगे विशेष गुण आया। कौन सा गुण आया विशेष गुण? छड़ को के ऊपर रगड़ने के बाद उसमें गुण आया छोटे छोटे कणों को खींचने का। तो जब छड़ में कौन सा गुण आ जाए, छोटे छोटे कणों को खींचने का, तो इस गुण का नाम हमने रखा वैद्युत आवेश। क्या रखा? वैद्युत आवेश। जैसे कोई आदमी है और उस पर गाड़ी चलानी आती है, तो उसमें गाड़ी चलाने का गुण है, तो उस गुण का नाम क्या पड़ा? ड्राइवर। जो गाड़ी चला सकता है उसमें गुण है गाड़ी को चलाने का, उसका नाम क्या रखा गया? ड्राइवर। ड्राइवर कहा गया उसे। ऐसे ही मान लो जिस पे जहाज उड़ाना आता है, जिसमें जहाज उड़ाने का गुण है, उसे क्या कहा गया? पायलट कहा गया। तो गुणों के आधार पर ही नाम रखे जाते हैं। तो इसी प्रकार जब हम, ये मेरे पास कोई पदार्थ है, मैंने अभी समझाया था आपको, ये अचालक पदार्थ है, जब इसे किसी अन्य अचालक पदार्थ से रगड़ देंगे तो इसमें एक गुण आ जाएगा। कौन सा गुण आ जाएगा? इसमें गुण आ जाएगा छोटे छोटे कणों को खींचने का। इसमें जब ये गुण आ गया छोटे छोटे कणों को खींचने का, तो हम क्या कहेंगे? ये आवेशित हो गया पदार्थ। अगर आपने इसे रगड़ा, कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ा और रगड़ने के बाद इसने छोटे छोटे कणों को नहीं खींचा, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें आवेश आ गया। इसमें आवेश आया हुआ कब माना जाएगा? जब रगड़ने के बाद ये छोटे छोटे कणों को खींचना शुरू कर देगा। जो दो वस्तुएं रगड़ी जाती हैं दोनों ही आवेशित होती हैं, याद रखना। जो दो वस्तुएं रगड़ी गई हैं, मान लो ये कांच की छड़ हमने रगड़ी, किससे? रेशमी कपड़े से रगड़ी, तो कांच की छड़ भी आवेशित होगी, रेशमी कपड़ा भी आवेशित होगा। इसका मतलब यदि मैं इस छड़ को छोटे छोटे कणों के पास लेके जाऊं तो ये छड़ भी कणों को खींचेगी छोटे छोटे को, और अगर रेशमी कपड़े को छोटे छोटे कणों के पास लेके जाऊं तो रेशमी कपड़ा भी छोटे छोटे कणों को खींचेगा। तो रगड़ने वाली दोनों वस्तुएं ही आवेशित होती हैं। तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि वस्तुएं आवेशित कब मानी जाती हैं? जब हम किन्हीं दो अचालक पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, जब हम किन्हीं दो अचालक पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं
तो उन पदार्थों में, दोनों में जिन्हें रगड़ा आपने, दोनों में एक गुण आ जाता है। कौन सा गुण आता है? छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का। जब कणों में ये गुण आ जाए, छोटे छोटे कणों को अपनी ओर खींचने का, तब हम कह सकते हैं कि दोनों ही पदार्थ आवेशित हो गए हैं या दोनों पदार्थों ने आवेश ग्रहण कर लिया है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, तो इसे नोट कर लेते हैं। जब हम किन्हीं दो अचालक पदार्थों जैसे कांच, आबनूस की छड़, रेशमी कपड़ा आदि को आपस में रगड़ते हैं, तो उन दोनों पदार्थों में एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है कि वे अन्य किसी पदार्थ के हल्के व छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। पदार्थों में यह गुण आ जाने पर, कौन सा गुण? छोटे छोटे कणों को खींचने वाला, हम कह सकते हैं कि दोनों पदार्थ आवेशित हो गए हैं या वैद्युत में हो गए हैं, या दोनों पदार्थों ने आवेश ग्रहण कर लिया है। अब इसमें मैंने आपको एक बात और समझा दूँ इसमें, कि बिना बल के ना तो आकर्षण होता ना ही प्रतिकर्षण होता। अगर ये वस्तु आवेशित हुई है, अगर इस पर आवेश आया है, तो ये छोटे छोटे कणों को खींचेगी। तो खींचेगी तो इसका मतलब ये क्या करेगी? छोटे छोटे कणों पे बल लाएगी, तभी तो खींचेंगे छोटे छोटे कण। भाई ये वस्तु जब छोटे छोटे कणों को खींचेगी आवेशित होने के बाद, तो इसका मतलब ये आवेशित वस्तु क्या करेगी? छोटे छोटे कणों पे क्या लगाएगी? बल लगाएगी। तो आवेशित वस्तुओं द्वारा जो बल लगाया जाता है, आवेशित वस्तुओं द्वारा जो बल लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। तो वैद्युत आवेश की परिभाषा ये है। एक छोटी सी परिभाषा आप इसकी यहीं से बना सकते हैं। भाई कोई दो पदार्थ आवेशित कब कहे जाएंगे? कोई दो पदार्थ आवेशित कब कहे जाएंगे? जब वो क्या करेंगे? छोटे छोटे कणों को खींचना शुरू कर देंगे, अर्थात वो अन्य वस्तुओं पे बल लगाना शुरू कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं, इसकी एक और परिभाषा छोटी सी लिखिएगा। विद्युत आवेश की छोटी सी परिभाषा है एक लाइन में। विद्युत आवेश पदार्थों में आया हुआ वह गुण है, विद्युत आवेश पदार्थों में आया हुआ वह गुण है जिसके कारण पदार्थ अन्य पदार्थों पर वैद्युत बल आरोपित करते हैं। तो ये तो हुआ आपका वैद्युत आवेश। तो अब इसके बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको शुरू में बता दिए थे। जब बादल आपस में टकराते हैं तो वहाँ आपस में रगड़न होती है, रगड़न से वहाँ भी आवेश आ जाता है। ये एक लंबा टॉपिक है कि बादल में कैसे बिजली आपको दिखाई देती है, वो फिर कभी देखेंगे। अभी आप इस टॉपिक को देख रहे हैं, वैद्युत आवेश जो हमारा चल रहा है। नेचर में आवेश कहाँ कहाँ है, कैसे उत्पन्न होता है, सभी का मैंने आपको मूल कारण बता दिया जी। अब हम पढ़ेंगे वस्तुएं जो आपने रगड़ी आपस में वो आवेशित हो गई, तो उसके कुछ उदाहरण भी आप देख लेते हैं। क्या है? जैसे आपने देखा होगा कभी कभी अगर आपके बाल सूखे हैं, आपने बालों में तेल नहीं लगाया और आप बालों में कई बार ऐसे कंघा करें, कई बार, जब आप बालों में कई बार कंघा करेंगे और फिर कंघे को ऐसे ऐसे बालों के पास करके देखें, तो आप क्या देखोगे कि ये बाल हैं कंघे की तरफ खींचेंगे। तो आवेशित कौन हो गया? कंघा भी आवेशित हो गया और बाल भी आवेशित हो गए, चूँकि कंघा और बाल आपस में रगड़े गए थे। तो उदाहरण क्या हुआ? इसका एक उदाहरण ये हुआ कि जब हम क्या करते हैं, सूखे बालों से कंघे को रगड़ते हैं तो बाल और कंघा दोनों आवेशित हो जाते हैं। और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे जब आप क्या करते हैं, कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ और रेशमी कपड़ा दोनों ही आवेशित हो जाते हैं। तो एक प्रयोग आपने किया होगा, जब बच्चे छोटे क्लासों में होते हैं करते भी रहते हैं। वो क्या करते हैं,
कि आपने अपनी फीटी ली, फीटी समझ रहे, जो स्केल होता है आपके पास वो फीटी ली, और फीटी को आप ऐसे या तो अपने सिर में रगड़ें ऐसे, या कपड़े से रगड़ें, और फिर फीटी को कहाँ लेके जाएं, छोटे छोटे कणों के पास। तो फीटी क्या करती है, छोटे छोटे कणों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देती है। तो हम कह सकते हैं कि वो फीटी क्या हो गई है, आवेशित हो गई है, या फीटी ने आवेश ग्रहण कर लिया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको दैनिक जीवन के बता दिए। ठीक है, अब आप देखेंगे कि विद्युत आवेश कितनी तरह का होता है। तो विद्युत आवेश के प्रकार, विद्युत आवेश के प्रकार। जी, विद्युत आवेश दो तरह का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। इसका पता कैसे चलेगा, इसके लिए मैं आपको दो प्रयोग बताऊंगा, दोनों प्रयोग से आपको ज्ञात हो जाएगा कि आवेश दो ही तरह का है। प्रयोग कैसे करने हैं वो आप समझेंगे। जी देखिएगा, ये मेरे पास एक कांच की छड़ है और इसके समांतर लटकी हुई, समांतर कह रहा हूं भाई, इसके समांतर लटकी हुई ये एक और कांच की छड़ है। ये दोनों समांतर, देखो ऐसे लटका रखी हैं मैंने, ऐसे दो छड़ें कांच की लटका दी समांतर, बिल्कुल ऐसे। ये कांच की छड़ें हैं। ये कांच की छड़ें हैं हमारे पास। अब ये समांतर लटकी हुई हैं ऐसे। अब आप एक रेशमी कपड़ा लो और दोनों छड़ों को रगड़ दो, इस छड़ को भी रगड़ दो, इसे भी रगड़ दो। जैसे ही आपने रगड़ दोगे तो ये ऑटोमेटिक देखो ऐसे हो जाएंगी, ऐसे दूर हो जाएंगी, दूर। आप चाहोगे ना कि पास लाएं, आने की नहीं, ये जैसे ही ना आप रेशमी कपड़े से रगड़ोगे तो ये ऐसे दूर हो जाएंगी। इसका मतलब ये वाली छड़ तो इसे इधर धकेलेगी और ये वाली छड़ इसे इधर धकेलेगी, तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। कैसे हो जाएंगी, देखो ये छड़ का धागा सीधा था, ये ऐसा हो जाएगा, दूर चली जाएगी ये। और ये छड़ भी दूर हो जाएगी। जी, इनमें हो जाएगा प्रतिकर्षण। ये वाली छड़ इसे धकेलेगी और ये वाली इसे धकेलेगी, ये अब दूर हो जाएंगी भाई। इनमें हो जाएगा प्रतिकर्षण। मैं इन पे लगा देता हूँ प्लस प्लस, इसका मतलब इस पे आ जाएगा धनावेश। क्यों आएगा धनावेशी, धनावेशी क्यों आएगा, ये सारी बातें बताऊंगा अभी। अभी तो धनावेश इस पे आ जाएगा। ये है क्या, ये है रेशमी कपड़े से रगड़कर आवेशित की गई कांच की छड़। दोनों क्या हैं, रेशमी कपड़े से रगड़कर आवेशित की गई कांच की छड़। रेशमी कपड़े से रगड़ा इन दोनों को, ये दूर हो गई। ये प्रयोग किया हमने। अब आपने क्या काम किया, डायग्राम आप दूसरा खुद बनाएंगे, मैं केवल बता देता हूँ। दूसरे प्रयोग में क्या किया आपने, एक छड़ ली आपने
आपनूस की। दूसरा प्रयोग क्या है, एक छड़ ली आपने, ये भी आपनूस की छड़ ली, और ये भी आपने आपनूस की छड़ ली। कांच की बजाय दोनों छड़ें किसकी ले ली, आपनूस की ले ली आपने। और आपनूस की छड़ जब आपने ली तो आपने आपनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा। किससे रगड़ा, बिल्ली की खाल से। तो आप इन्हें मान लेते हैं अब आपनूस की छड़। कांच के बजाय किसकी लेनी है, ये आपनूस की। आपनूस, अंग्रेजी में इसे एबोनाइट भी कहते हैं, एबोनाइट भी इसे ही कहा जाता है। आपनूस की छड़ें, और यहाँ भी आपको क्या कर देना है, आपनूस। आपनूस की छड़ें लेनी है, और रगड़ना किससे है इन्हें अब, रेशमी कपड़े के बजाय बिल्ली की खाल से। अब आपको इन्हें रगड़ना किससे है, बिल्ली की खाल से रगड़ना है। अब इन पे जो आवेश मैं लगाऊंगा माइनस, ऐसे। अब भी इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण ही होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है भाई। तो आपने दो प्रयोग किए। पहला प्रयोग आपने दो कांच की छड़ें ली, रेशमी कपड़े से रगड़ा, उनमें क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। फिर आपने दो छड़ें किसकी ली, आपने उसकी छड़ें ली, उन्हें बिल्ली की खाल से रगड़ा, उनमें भी सेम रिजल्ट मिला, उनमें क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। अब इसमें एक बात बताइए, जब आपने कांच की छड़ ली थी दोनों, तो दोनों कांच की छड़ों का पदार्थ सेम था, दोनों को रगड़ा किससे था, रेशमी कपड़े से रगड़ा था। तो दोनों छड़ें समान पदार्थ की थी और दोनों को समान पदार्थ यानी कि रेशमी कपड़े से रगड़ा गया था। तो दोनों पे जो आवेश आएगा उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए कि एक समान होनी चाहिए। फिर से सुनिएगा, आपने दो छड़ें ली, एक कांच दूसरी भी कांच, दोनों छड़ों का पदार्थ सेम। फिर आपने दोनों को किससे रगड़ा, रेशमी कपड़े से रगड़ा, तो दोनों को सेम पदार्थ से रगड़ा। तो दोनों पर आवेश भी कैसा आना चाहिए, एक जैसी प्रकृति का। हमने दोनों पे एक जैसी प्रकृति का आवेश लगा दिया, इस पे भी प्लस लगा दिया और इस पे भी प्लस लगा दिया था जब कांच की छड़ें ली थी। तो जैसे ही ये तो क्लियर हो गया होगा कि दोनों पे एक जैसा आवेश ही क्यों लगाया था, प्लस 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 दोनों पे क्यों लगाया था, क्योंकि दोनों कांच की छड़ें थी, एक ही पदार्थ की थी और दोनों को रगड़ा भी किससे था, एक ही पदार्थ से यानी कि रेशमी कपड़े से। तो दोनों छड़ों पर आवेश कैसा आना चाहिए, एक जैसी प्रकृति का। एक जैसी प्रकृति का मतलब दोनों पे जैसा आवेश पहली पे वैसा ही दूसरी पे, इसलिए मैंने दोनों कांच की छड़ों पे प्लस 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 लगाए थे। दूसरा जो प्रयोग किया, इसमें आपने क्या ली, आपने उसकी छड़ें ली, किससे रगड़ा, बिल्ली की खाल से रगड़ा। तो दोनों छड़ें आपनूस की हैं, दोनों का पदार्थ एक है, दोनों को किससे रगड़ा है, बिल्ली की खाल से रगड़ा है, तो दोनों को रगड़ने वाला पदार्थ भी एक ही है, तो दोनों पे आवेश भी एक जैसी प्रकृति का आना चाहिए, एक जैसी प्रकृति का आना चाहिए। तो यहाँ दोनों पे मैंने एक जैसी प्रकृति के आवेश लगाए, माइनस माइनस लगाया, यहाँ भी क्या लगाया, माइनस माइनस लगाया। क्यों लगाया अभी बताऊँगा। ऐसा नहीं है कि आप इस पर माइनस लगा दो, इस पर प्लस लगा दो, क्योंकि ऐसा क्यों नहीं होने का, क्योंकि दोनों छड़ों का पदार्थ एक है और दोनों को एक ही पदार्थ से रगड़ा है, तो दोनों पे आवेश भी एक जैसी प्रकृति का आएगा। जैसे कांच वाली छड़ों पे आपने प्लस 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 लगाए थे, और ऐसे ही आपने उसकी छड़ों पे हमने क्या लगाए, माइनस 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 लगाए। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि आवेश हमारा अगर एक जैसी प्रकृति के आवेश हैं, जैसे इससे पहले प्लस 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 थे, इस बार क्या है, माइनस माइनस है दोनों पे, तो एक जैसी प्रकृति के आवेश एक दूसरे को दूर धकेल देते हैं, यानी उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। यानी दो वस्तुओं पे अगर एक पे प्लस है दूसरी पे भी प्लस है, तो ये आवेश तो इसे धकेल देगा और ये आवेश इसे धकेल देगा। या एक पे माइनस है दूसरी पे भी माइनस है, तो ये आवेश इसे धकेल देगा और ये इसे धकेल देगा। तो समान प्रकृति के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। ये भी आपको प्रैक्टिकल से क्लियर हो गया, करके देख लेना आप। दो छड़ों को समांतर लटकाना, कांच की छड़ों को रगड़ देना कपड़े से, तो ऑटोमेटिक दूर भागेंगी। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला
कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। एक तीसरा प्रयोग और हम करेंगे यहाँ। एक यहाँ पे कांच की छड़ लेंगे, ये कांच की छड़ लेंगे दोबारा से, और ये आप लेंगे यहाँ पे आबनूस की छड़। इस बार हमने दोनों छड़ ले ली, इनके पदार्थ अलग अलग कर दिए। एक कांच की छड़ ली और एक किसकी छड़ ली, आबनूस की छड़ ली। जी, जब आपने ये छड़ें ले ली तो आपने इसे रगड़ा रेशमी कपड़े से। देखो पहले आपने दो छड़ें ली, ऐसे लटका लिया। एक छड़ किसकी ली, कांच की ली, एक किसकी ली, आबनूस की ली। दोनों को समांतर लटका दिया, लटक जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे तो रगड़ो, कांच की छड़ को तो रगड़ो रेशमी कपड़े से। इसे किससे रगड़ना है, रेशमी कपड़े से। इसे रगड़ दो आप बिल्ली की खाल से। तो जैसे ही आपने रगड़ दोगे, जैसे ही आवेशित हो जाएंगी, तो आप क्या देखोगे, ऐसे खींचेंगी, एक दूसरे की तरफ ही खिंच जाएंगी। एक दूसरे की तरफ खिंच जाएंगी का मतलब इनमें क्या होगा, आकर्षण हो जाएगा। कैसे, ये छड़ इधर को चलेगी, और ये वाली छड़ भी इसकी तरफ आएगी। अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि कांच की छड़ पे कैसा आवेश आता है, धनावेश आता है, और आबनूस की छड़ पे कैसा आता है, माइनस आता है। तो ये छड़ इसकी तरफ खिंच जाएगी, ये इसकी तरफ। तो अब इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण। अब आप ये नहीं कह सकते कि दोनों पे एक जैसी प्रकृति का आवेश आएगा। दोनों पे एक जैसी प्रकृति का आवेश अब नहीं आएगा, क्योंकि इसका पदार्थ अलग है, इसका पदार्थ अलग है। इसे अलग पदार्थ से रगड़ा गया है, इसे अलग पदार्थ से रगड़ा गया है। तो दोनों छड़ों पर जो आवेश आएगा वो अलग अलग प्रकृति का होगा। कांच वाली छड़ को हमने प्लस कहा था जो इस पर आवेश आया है, इसे हमने क्या कहा था, जो इस पर आवेश आया है उसे हमने माइनस कहा था। तो अलग अलग प्रकृति के आवेश जब छड़ों पे आए तो हमने क्या देखा, अलग अलग प्रकृति के आवेश इन पे आए थे, तो इनमें क्या हुआ, आकर्षण हुआ। तो निष्कर्ष क्या निकल गया कि अलग अलग प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब इनके नाम प्लस माइनस कैसे रखे गए देखिएगा। एक साइंटिस्ट हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनके नाम रखे। जो आवेश कांच की छड़ में आता है, जो आवेश कांच की छड़ में आता है रेशमी कपड़े से रगड़ने पर, उस आवेश का नाम रखा गया धनावेश। और जो आवेश आबनूस की छड़ में आता है किससे, बिल्ली की खाल से रगड़ने पर, उसका नाम रखा गया ऋणावेश। तो ये नाम रखे थे किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनके नाम रखे थे। फिर से सुन लीजिएगा, कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ने पर जो आवेश कांच की छड़ में आएगा उसका नाम धनावेश, और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर जो आवेश किस में आएगा, आबनूस की छड़ में आएगा, उसका नाम हमने क्या रखा, ऋणावेश रखा। ये किसने रखे थे नाम, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इनके नाम कैसे रखे गए। इस प्रयोग से पता चल गया आपको कि समान प्रकृति के आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो आवेशों के प्रकार आपने समझ लिए। अब मैं आपको एक सीरीज बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि एक वस्तु, मान लो कांच की छड़ अपने रेशमी कपड़े से रगड़ी, तो ऐसा नहीं है कि हर बार वो धनावेशित ही हो। ऐसा नहीं है कि कांच की छड़ रेशमी कपड़े से रगड़ी तो हर बार वो धनावेशित हो। कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ोगे धनावेशित होगी, पर अगर कांच की छड़ को किसी और पदार्थ से रगड़ दोगे
तो कांच की छड़ ऋणावेशित भी हो सकती है। तो किस पदार्थ को किससे रगड़ने पे उसमें कौन सा आवेश आएगा, उसकी एक सारणी मैं आपको बना के बताता हूँ, इसे आप नोट कर लीजिएगा। बिल्ली की खाल पहले क्रम पे, दूसरे क्रम पे फलालेन पदार्थ होता है एक, फिर कांच, रुई, ये क्रम है भाई। रेशम, लकड़ी, धातुएं, और एक पदार्थ होता है रेजिन, अंबर, गंधक, आबनूस। ये एक सीरीज है। देखो जैसे आपने अभी क्या किया था, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा था, जो मैंने आपको अभी बताया। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा था, तो कांच की छड़ पे क्या आ गया था, कांच पे आ गया था धनावेश और रेशम पे आएगा ऋणावेश। ऐसा क्यों होता है, वो बात की कहानी है कि इलेक्ट्रॉन एक से निकलते हैं, दूसरी पे चले जाते हैं। तो जैसे आपने ये था, तो इसमें ऊपरी क्रम में कौन है भाई, ऊपरी क्रम में कांच है और निचले क्रम में रेशम है। तो इसमें हम क्या ध्यान रखेंगे, किसी भी ऊपरी क्रम वाले, क्रम का मतलब जो नंबरिंग पड़ी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ ऊपरी क्रम में हुआ कांच, निचले क्रम में देखो इसका क्रम तीसरा है, इसका क्रम रेशम का 5वां है, तो ऊपरी क्रम इसका है, निचला क्रम इसका है। किसी भी ऊपरी क्रम वाली वस्तु को निचले क्रम वाली वस्तु से रगड़ने पर ऊपर के क्रम की वस्तु पे धनावेश आएगा, नीचे के क्रम वाली वस्तु पे ऋणावेश आएगा। जैसे अभी आपने बिल्ली की खाल और आपने उसकी छड़ को रगड़ा था, मैंने अभी आपको प्रयोग बताया था, बिल्ली की खाल से आपने किससे रगड़ा था, आबनूस को। तो बताओ क्रम में ऊपर कौन है, ये पहले क्रम में है, ये निचले वाले क्रम में है। तो ऊपर के क्रम वाली पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, और नीचे के क्रम वाली पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो इस सारणी में आप किसी भी ऊपर के क्रम वाली वस्तु को नीचे के क्रम वाली वस्तु से रगड़िए, तो ऊपर के क्रम वाली वस्तु पे धनावेश आएगा, नीचे के क्रम वाली वस्तु पर ऋणावेश आएगा। जैसे अभी कांच को रेशम से रगड़ा तो कांच पे धनावेश आ गया, रेशम पे ऋणावेश आ गया। अगर आप फलालेन और कांच को रगड़ दें, फलालेन और कांच को, तो फलालेन पे धनावेश आ जाएगा और कांच पे ऋणावेश आ जाएगा। समझ रहे होंगे ना भाई, फलालेन और कांच को रगड़ेंगे तो ऊपरी क्रम में कौन आ गया, फलालेन आ गया, निचले क्रम में कांच आ गया। क्रम तो नीचा है ना, इसका नीचे को बढ़ते जा रहे, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। थोड़ा ये समझ लो, ये धातुएं परिभाषा में लिखवाया था मैंने, जब हम किन्हीं तो अचालक पदार्थों को रगड़ते हैं, हम धातुओं को भी आवेशित कर सकते हैं रगड़ के। लेकिन अगर आप सीधा धातु को हाथ में पकड़ोगे, ऐसे हाथ में पकड़ के रगड़ोगे, तो इसे जब आवेशित करोगे तो इस पे जो आवेश आएगा वो हमारी बॉडी से होता हुआ ज़मीन में चला जाएगा, तो ये कभी भी छोटे छोटे कणों को आकर्षित नहीं करेगी। अगर आपको किसी धातु को आवेशित करना है तो आप इसमें कांच का या लकड़ी का हैंडल लगा लो, कांच का या लकड़ी का हैंडल लगा के तब इसे पकड़ो और इसे रगड़ो, तो धातु भी आवेशित हो जाएंगी। तो ये था विद्युत आवेश। और आवेश के प्रकार कितने बताए, दो तरह का आवेश होता है। एक हमने बताया था आपको
कांच की छड़ वाला, और दूसरा आवेश कौन सा बताया था आपको मैंने, आबनूस की छड़ वाला। अगर एक जैसे आवेश हैं, एक जैसी प्रकृति के हैं, वो प्लस प्लस हैं या वो माइनस माइनस है, तो उनमें प्रतिकर्षण होगा। और एक आवेश अगर प्लस है और एक माइनस है, अर्थात विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, तो उनमें आकर्षण होगा। तो विद्युत आवेश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और किससे रगड़ने पे किस पे कौन सा आवेश आता है, ये सारणी से आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताएंगे कि अगर रुई और अम्बर को रगड़ा जाए तो किस पे कौन सा आवेश आएगा। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, इसे देखें और